हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी कंपनी में फिजिक्स के पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ कंपनीज में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रेट का अभी इंटरव्यू आने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू द शिप फ्लोट ऑन वाटर? शिप इतना बड़ा होता है, वो पानी के ऊपर तैरता है, तो क्यों तैरता है जबकि एक नीडल जो होती है वो डूब जाती है? तो इतना बड़ा होता है शिप, उसकी लार्ज वॉल्यूम होती है, बीच में से होलो होता है, एयर उसमें आ जाती है, तो जिसकी वजह से उसका वेट यानी कि उसकी वॉल्यूम जो है वो लार्ज हो जाती है। अब वॉल्यूम उसकी लार्ज हो गई तो डेंसिटी उसकी क्या हो गई? कम हो जाती है। अब डेंसिटी उसकी कम हो गई तो वो क्या करेगा? अब वॉल्यूम उसकी ज्यादा है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसमें पार्शियली या फुल्ली इमर्स्ड है किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट, एक बाइंड फोर्स एक्सर्ट होगी, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस होगा। तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स क्यों लगी? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था उसका वेट एक्ट हो रहा था नीचे की तरफ। तो जो शिप है उसकी लार्ज वॉल्यूम है, और जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम लार्ज है इसलिए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड भी लार्ज है। इसका मतलब उस पे लगने वाली जो बाइंड फोर्स है, जो अपवर्ड थ्रस्ट है, वो भी लार्ज है। तो अगर उस पे ऊपर की तरफ अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा लग रही है तो वो फ्लूइड डिस्प्लेस ज्यादा कर रहा है, और ऊपर की तरफ फोर्स लगने की वजह से वो क्या करेगा? इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो डेंसिटी जिसकी कम होती है, अब शिप की डेंसिटी कम हो गई, तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है दैट विल सिंक इनटू द वाटर। तो इट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ज्यादा वॉल्यूम है इसलिए फ्लूइड ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि बाइंड फोर्स जो है वो ज्यादा एक्ट हो रही है, जिसकी वजह से इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? सी लेवल पे कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का? तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया जाता है सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। विल वाटर बॉयल एट 120 डिग्री सेल्सियस? यस। इस केस में हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर के केस में क्योंकि वो बंद होता है, सील्ड चैम्बर होता है, तो वॉल्यूम उसकी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वॉल्यूम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो सील्ड है, बंद है। तो उसमें जैसे हम हीट देते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, और अकॉर्डिंग टू गे-ल्यूसेक्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे ही टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कुकर में कहां तक जाता है? 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो यस, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ये कब होगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी प्रेशर कुकर के केस में। ऐसा यूनिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर ही है। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे और यूनिट्स कौन कौन सी हैं? डिग्री सेल्सियस भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन जब एसआई की बात आती है तो केल्विन होगा। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट को हम मेजर जिसमें करते हैं वो डिग्री सेल्सियस होता है, बट ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे बॉयल होती है, तो वो पॉइंट जिस पे लिक्विड बॉयल हो रही है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट जिसपे वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड क्या होती है? फ्रीज हो जाती है, कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज
0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू आइस। और बॉइलिंग पॉइंट जिसपे वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, और वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। और ड्यूरिंग अ स्टेट चेंज, जब भी फेज चेंज होता है या स्टेट चेंज होती है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज लेस देन और मोर देन वाटर। तो अभी हमने बात की थी कि एक आयरन की नीडल डूब जाती है पानी में, तो क्यों डूबती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से, वो कम वाटर डिस्प्लेस कर पाती है, उस पर कम बाइंड फोर्स लगती है, इसीलिए। तो द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, आयरन की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन वाटर। तो आयरन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है वो ऊपर तैरते हैं सरफेस पे, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उन पे ज्यादा बाइंड फोर्स नहीं एक्ट हो पाती है, वेट ज्यादा होता है, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, W इज इक्वल टू mg, और m को हम लिख सकते हैं डेंसिटी की फॉर्म में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से मास की वैल्यू क्या आई, ρV। तो यहां हम लिख सकते हैं वेट को ρVg। तो जिनकी डेंसिटी ज्यादा है तो वेट ज्यादा होता है, बाइंड फोर्स कम लग पाती है, इसलिए वो डूब जाते हैं। जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट्स की, दे सिंक इनटू द वाटर। और वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से, वो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करते हैं, मतलब बाइंड फोर्स उन पे ज्यादा लगती है, दैट्स व्हाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आयरन की डेंसिटी ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, when a body is partially or wholly immersed in water, अगर कोई वाटर है, वाटर में कोई भी एक बॉडी है दैट इज पार्शली, चाहे वो पार्शली हो या फुली इमर्स्ड हो, तो उस पे ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स एक्ट होती है, और ये बाइंड फोर्स क्या करेगी, फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी। कितना करेगी, जितना वाटर का वेट होगा या उसके अकॉर्डिंग करेगी। तो दिस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड डिस्प्लेस्ड करेगा उसके इक्वल होगी बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, V रो जी, और ये अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है वेट के, वेट होगा ऑब्जेक्ट का वर्टिकली डाउनवर्ड्स और बाइंड फोर्स होगी वर्टिकली अपवर्ड्स। तो नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं इसको। तो यहां से आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या आता है, बाइंड फोर्स की एक्सप्रेशन आती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर पार्शियली या होली इमर्स्ड होता है तो उस पे एक अपवर्ड थ्रस्ट लगती है जिसको हम बाइंड फोर्स कहते हैं, और ये बाइंड फोर्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पास्कल्स लॉ, तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, इफेक्ट ऑफ gravity is neglected, the pressure in fluid which is in equilibrium of rest is same at every point। क्या कह रहा है कि कोई लिक्विड है तो उसके नेचर के बारे में पूछा जाता है कि पास्कल्स लॉ में कैसा नेचर होगा फ्लूइड का, तो फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट कंडीशन में होती है। और कोई ये कंटेनर है कुछ भी है इसके अंदर, तो अगर इसकी हाइट सेम है तो प्रेशर क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो P1 इज इक्वल टू P2, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा एट एवरी पॉइंट। तो पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं कि एक लिक्विड है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है, ग्रेविटी के इफेक्ट को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है
तो एट एवरी पॉइंट प्रेशर विल बी सेम, या हम कह सकते हैं कि अगर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है किसी भी एक फ्लूइड में, इट विल ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है इन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज पास्कल्स लॉ। बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? द सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, the sum of all the three energies, that is कौन कौन सी हैं थ्री एनर्जीज? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम remains constant या is equal to constant। यानी कि जो तीनों एनर्जीज हैं, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि प्रेशर एनर्जी हो गया हमारा पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, P प्लस जो हाफ mv स्क्वायर था वो हो गया हाफ रो v स्क्वायर, यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी, प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी थी pv, पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया, v से v कैंसिल आउट हो गया, p आ गया, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी था, पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बन गया डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी mgh था, मास पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से ये बन गया डेंसिटी। तो इन तीनों एनर्जीज का सम पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारी बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज थ्योरम। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है बर्नौलीज थ्योरम की, जैसे मैग्नस इफेक्ट हो गया, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन हो गया, स्प्रिंग बॉटल्स हो गया, वो सब। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू विच इट एक्सर्ट द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। वो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी फ्लूइड की जिसकी वजह से जो डिफरेंट लेयर्स का जो मोशन होता है, रिलेटिव मोशन, वो अपोज होता है। जैसे हम किसी भी एक कंटेनर में वाटर फिल करते हैं और उसको से स्पिन करके छोड़ देते हैं, हिला के मूव करके छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है। चम्मच में ऐसे कुछ, चम्मच से ऐसे कुछ मूव किया वाटर को, थोड़ी देर बाद वाटर बिल्कुल कंटेनर में शांत हो जाता है। तो वो क्यों हुआ? उसका मोशन अपोज क्यों हुआ? ड्यू टू विस्कोसिटी। तो वो प्रॉपर्टी फ्लूइड्स की जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन अपोज होता है, दैट इज विस्कोसिटी। और जिस फोर्स की वजह से होता है, जो फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। तो ये जो विस्कस फोर्स है ये भी क्या करती है? वो फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है और विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग एक फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। तो ये जो फोर्स होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? डिक्रीज इन द वेलोसिटी विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, दैट इज थीटा, एंड इट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो है एक्सप्रेशन, ये यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन लेयर्स का अपोज होता है।
तो ये भी पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट इज स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या कहते हैं, कोई भी जब स्पेरिकल बॉडी एक उसमें मूव करती है किसी फ्लूइड के अंदर, तो उस पे एक विस्कस ड्रैग एक्ट होता है जो उस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एंड दिस विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दैट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, directly proportional to the coefficient of viscosity and directly proportional to the velocity of that spherical object, that is F is equal to 6 pi eta RV। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, किसके बारे में बताता है, विस्कस फोर्स विस्कस ड्रैग के बारे में बताता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट r रेडियस का जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर, तो फ्लूइड उसके मोशन को अपोज करने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, और इसी अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स, विच इज इक्वल टू, या उसका फॉर्मूला दिया है स्टोक्स ने, स्टोक्स लॉ से उसका फॉर्मूला आता है, दैट इज F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। अंडरस्टैंड, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है r रेडियस का, फ्लूइड के अंदर गया तो इस पे एक विस्कस फोर्स लगेगी, दैट इज F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये रिलेशन भी पूछा जाता है, डिफरेंस भी पूछा जाता है दोनों चीजों में। तो रिलेशन तो क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास अर्थ का, रेडियस अर्थ की जो है 6400 किलोमीटर। तो ये तो रिलेशन हो गया। अगर हम डिफरेंस की भी बात करें स्मॉल जी और कैपिटल जी में, तो स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे सेंटर पे 0 हो गई, अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम यानी कि पोल्स पे मैक्सिमम हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं और जाएंगे तो और इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो स्मॉल जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जबकि ये क्या रहता है, कांस्टेंट, कैपिटल जी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहती है, जबकि स्मॉल जी वेरी करता रहता है। मास एंड वेट, तो मास क्या है, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। जबकि वेट क्या है, इट इज द फोर्स with which earth attract the objects towards its center। वेट एक फोर्स है, एक अर्थ ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, दैट इज वेट। ये एक फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है मैटर एक बॉडी में, इसकी यूनिट होगी SI यूनिट की है kg, जबकि ये एक फोर्स है इसलिए इसकी SI यूनिट क्या है, न्यूटन, जो फोर्स की SI यूनिट है। इट कैन बी कांस्टेंट, वैसे तो मास कांस्टेंट रहता है, चाहे हम अर्थ पे हो, अर्थ में इक्वेटर पे हो, पोल्स पे हो, सेंटर पे हो, मून पे चले जाएं या किसी भी और प्लेनेट पे चले जाएं, तो मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट।
जबकि वेट जो है वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू mg, क्योंकि g की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट्स व्हाई वेट आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम प्लेस टू, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपसे आपका वेट पूछा जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो माई वेट इज 65 kg वेट, या फिर 650 अप्रोक्सीमेट 650 न्यूटन, तो ऐसे बोला जाएगा। तो मेरे में जो मास है वो है 65 kg और जो वेट है वो है 650 न्यूटन, क्योंकि जो वेट का फॉर्मूला है वो क्या है, W इज इक्वल टू mg। तो g 9.8, उसको हम अप्रोक्सीमेट 10 ले सकते हैं। मास जो भी आपकी बॉडी का, जैसे मेरा 65 kg है, किसी का 45 kg है, तो मास कैन नेवर बी चेंज्ड। आप मून पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, मास नहीं चेंज होता, बट वेट जो है वो मून पे 1/6 हो जाता है, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो मून पे 1/6 हो जाती है एज दैट ऑफ द अर्थ। लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट will remains at rest, and if an object is in uniform motion will continue in uniform motion unless an external force is not applied on it। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकंड, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied। फर्स्ट लॉ क्या था, if an object is in uniform motion or at rest will continue in uniform motion or at rest unless an external force is not applied on it to change its motion। तो जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में पड़ी रहती है, 10 सालों तक पड़ी रही चाहे, और कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चले जा रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते जा रहे हैं अर्थ सन के चारों तरफ, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये चीजें अपने आप होती रहती हैं, स्टेट चेंज नहीं होती जब तक कि फोर्स अप्लाई नहीं की जाती, ठीक है। तो यहाँ से इनर्शिया का भी कंसेप्ट पूछा जाता है कि इनर्शिया क्या है, द टेंडेंसी और द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन देयर स्टेट। मतलब ऑब्जेक्ट्स अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, इसी प्रॉपर्टी को उनकी इनर्शिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ change of linear momentum is directly proportional the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied, on
force applied and this change occurs in the direction of applied force. तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी कि जितना फोर्स अप्लाई की जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे उतना ही उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, और ये जो चेंज आएगा ये फोर्स की डायरेक्शन में ही आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई होगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम p की जगह mv पुट कर देते हैं ओवर dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास तो कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट आता है k की वैल्यू एसआई सिस्टम में 1 होती है, तो क्या आया हमारा f इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ से फोर्स की डेफिनेशन और इनर्शिया का कंसेप्ट आता है, सेकेंड लॉ से लीनियर मोमेंटम, इंपल्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू ma आता है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि अगर एक सिस्टम पे दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं तो वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। फॉर एग्जांपल इफ आई स्लैप समवन, तो मैंने स्लैप किया तो फोर्स लगाई, तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है या दूसरा बच्चा जो भी है जिसको स्लैप लग रहा है, तो वो भी सेम फोर्स लगाएगा मेरे हैंड पे जितना मेरा हैंड लगा रहा है उस पर। दो सिस्टम्स जो होते हैं उनमें दोनों जो फोर्सेस होती हैं वो इक्वल और अपोजिट होती हैं। इक्वल यानी कि सेम होंगी मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होंगी डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, जब हम कोई बॉल या कोई बॉलर जो होता है किसी भी गेम में हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी बॉल हो, तो जब वो थ्रो करता है तो वो स्पिन होती है, थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट होती है। तो ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि बर्नौलीज थ्योरम पे ये बेस्ड है। और इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है। द डेविएशन ऑफ द स्पिनिंग बॉल फ्रॉम इट्स यूजुअल पाथ इन फ्लाइट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। तो सपोज कोई बॉल जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, विंड एक्ट करेगी, मूविंग एयर आ रही है, वो राइट टू लेफ्ट आ रही है, इस तरीके से आ रही है। तो एक साइड की वेलोसिटी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी के साथ बॉल मूव कर रही थी, एक वेलोसिटी के साथ एयर आ रही है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो एक साइड पे वेलोसिटी माइनस होगी और एक साइड पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ऐड हो गई। तो जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, ये बर्नौलीज थ्योरम की एक एप्लीकेशन है मैग्नस इफेक्ट, कि अगर वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो जो प्रेशर एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो इस साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, इस साइड पे, क्योंकि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो जो प्रेशर है वो कम होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब प्रेशर क्या होता है, हाई टू लो फ्लो करता है, तो यहां से ज्यादा प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, जो इसको इस तरीके से डेविएट करेगा। इसको जाना चाहिए था इस पाथ से, लेकिन ये इस पाथ से जाएगी, तो ये स्पिन करने में हेल्प करता है मैग्नस इफेक्ट। तो एक ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगी जिसकी वजह से अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, तो ये है मैग्नस इफेक्ट। एंड दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम हमने अभी की थी, सम ऑफ थ्री एनर्जीज दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम। Will boiling point be same at Himalayas as that at sea level? क्या हिमालय पे यानी कि माउंटेन्स पे भी सेम बॉइलिंग पॉइंट रहता है? आंसर इज नो।
अभी हमने बात की थी गे-ल्यूसेक्स लॉ की। तो गे-ल्यूसेक्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्योंकि जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। एज प्रेशर डिक्रीजेस एट हायर एल्टीट्यूड्स यानी कि माउंटेन्स, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। कितने तक कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 68 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है। जो 100 डिग्री सेल्सियस था सी लेवल पे, वो कितना रह जाता है, 68 डिग्री सेल्सियस तक वो डिक्रीज हो जाता है। तो यही कारण था कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना डिफिकल्ट होता है एट द माउंटेन्स इन कंपैरिजन टू द प्लेन्स। प्लेन्स पे खाना 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो आसान होता है। लेकिन अगर यही प्रेशर कुकर, अगर हम माउंटेन्स पे खाना पकाते हैं इस प्रेशर कुकर में, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो डिफिकल्टी होती है फूड को कुक करने में। वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर, जैसे अभी हमने बात की थी, जो प्रेशर कुकर है दैट इज बेस्ड ऑन गे-ल्यूसेक्स लॉ। गे-ल्यूसेक्स लॉ क्या कहता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जो प्रेशर कुकर होता है उस पर लीड होती है, ढक्कन होता है, पूरा बंद होता है, क्लोज्ड चैम्बर है, तो वॉल्यूम सेम रहेगी। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीजेस। तो कितने तक पहुंच जाता है बॉइलिंग पॉइंट, अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री सेल्सियस, 120 122 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। कैसे जल्दी बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट तो पहुंच गया 100 से 120 डिग्री सेल्सियस, तो जो हीट पहले 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आने पे सारी की सारी स्टेट चेंज करने में यूज हो रही थी, अब वो सारी की सारी हीट यूज होगी टू कुक द फूड। मतलब पानी पहले इवोपोरेट नहीं होगा, पहले सारा हीट खाने को पकाने में यूज हो जाएगी, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। जबकि माउंटेन्स पे क्या होता है, 68 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब पहले ही सारी सारी हीट जो है वो पहले ही स्टेट चेंज कर देती है, स्टेट चेंज करने में यूज हो जाती है, तो खाने को पकने में कम हीट मिलती है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो पानी नहीं, पानी पहले से ही इवोपोरेट हो जाता है, सारी हीट स्टेट चेंज करने में यूज हो जाती है, इसलिए फूड जो है थोड़ा सा लेट पकता है हायर एल्टीट्यूड्स यानी कि माउंटेन्स। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं फिजिक्स से। एक दो और क्वेश्चन है, जैसे लाइट ईयर है, तो लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी वो क्या होती है, लाइट ईयर है। सन हमसे कितनी लाइट ईयर या कितनी लाइट मिनट्स दूर है, तो 8 लाइट मिनट्स।